नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी, तो आइए प्रारब्ध वाली वही स्वागत की थाली व्यालोक जी के लिए प्रस्तुत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्ते। संपादक जी को सप्रेम अभिवादन और सभी को जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, इस जी देश की अदालतों पर, इस देश की न्याय व्यवस्था पर दर्शकों आपको पता है हमारे और व्यालोक जी में लगातार बात होती है। कभी ये किसी चीज से सहमत होते हैं, कभी मैं किसी चीज से असहमत होता हूं, और कई बार हम दोनों मिलकर सहमत असहमत दोनों होते हैं। लेकिन उसी के साथ मेरा ये मानना है कि अगर कहीं कोई बदलाव हो रहा है या बदलता हुआ माहौल दिखाई दे रहा है तो उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। और इसीलिए न्यायपालिका में कोई भी छोटा मोटा डेवलपमेंट इस तरह का आता है जिससे ऐसे लगता है कि वक्त बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, इस तरह की कोई चीज होती है तो मैं जरूर आपके सामने लेके आता हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ व्यालोक जी। अब आप फिर कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। ये अजमेर दरगाह की तस्वीर है दर्शकों, और अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है। ये किसी का स्टेटमेंट, किसी का दावा हो सकता है, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। चलिए साहब, मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए एक याचिका भी दायर हो गई है, और सिविल कोर्ट ने, अजमेर की सिविल कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया। यानी अब केवल ये हवाई दावा नहीं है, बल्कि इस देश के एक सिविल कोर्ट में दायर ये मुकदमा है, और उस मुकदमे को जज साहब ने सुना, और सुनने के बाद उसको स्वीकार कर लिया। अब उस पर विस्तृत सुनवाई होगी, और न सिर्फ विस्तृत सुनवाई होगी बल्कि पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार के जिम्मेदार विभाग को सिविल कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। अब ये मुकदमा चलेगा परमार साहब और उनके वकील वर्सेस राजस्थान सरकार और पुरातत्व विभाग, यानी लिखत पढ़त में आ गया। मुझे एक किस्सा याद आता है, संभल, योगी आदित्यनाथ वाला। वहां पर एएसआई का सर्वे, और किसका सर्वे? उस कथित जामा मस्जिद के शिवालय होने का। तो साहब, ये क्या हो रहा है? क्या याचिकाएं स्वीकार करना ये बताता है कि अब इस देश में हिंदुओं के दावों को सुना जा रहा है, और कचहरियां कह रही हैं हाँ, अगर कोई ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं तो उनको दुरुस्त करने का काम इस देश की न्याय व्यवस्था के जरिए किया जा सकता है। पहला। और आज के इस वीडियो में एक छोटी सी चर्चा और करेंगे। एसआईआर में मुर्शिदाबाद में आखिरकार ममता बनर्जी ने सड़क पर अपने मजहबी गुंडों को उतार दिया, रेलवे फाटक तोड़ दिया, उस पर भी बात करेंगे। एक मौत पर भी बात करेंगे, और उसके खुलासे पर भी बात करेंगे। व्यालोक जी, हर हर महादेव से शुरू करते हैं। हर हर महादेव। देखिए, मैं अपनी उस धारणा से तब तक 1 इंच वापस नहीं हटूंगा या पीछे नहीं आऊंगा जब तक यशवंत वर्मा जैसे लोग 2-2 जगहों पर मौजूद हैं, जब तक कॉलेजियम का धब्बा तथा कथित न्यायपालिका जो कहीं से न्याय नहीं देती है, केवल और केवल अन्याय देती है, जुडिशरी में जब तक कॉलेजियम नाम का कोड है, मैं नहीं मानूंगा कि जुडिशरी का परनाला जो है उसमें कहीं भी स्वच्छता आई है, तनिक भी। उसका पीएच लेवल कहते हैं ना रासायनिक भाषा में, पीएच लेवल जो है एकदम जहरीले रसायन से कहीं भी कम हुआ है। ये मेरी प्रस्तावना है साहब। बड़ा अच्छा हुआ कि अजमेर कोर्ट ने मान ली बात, बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए अच्छी बात है कि आजादी के, तथा कथित आजादी के 77, 78, 80 साल बाद इस देश की अदालतें हिंदुओं के ग्रीवांसेज भी सुनने लगी हैं। लेकिन इसके लिए कोर्ट में बैठे लाल लबादे, काले चोगे, और अभी एक भाई साहब कहीं हुए थे मुख्य न्यायाधीश, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी।
वो विग भी आप लोगों ने देखा होगा दर्शकों, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा मिल जाएगी। मतलब ऐसे लोग, ऐसी परंपरा, ऐसा चोगा, ऐसा विग पहन के जब वो बैठते हैं तो किस तरह से वो इस देश की आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे लिए हैं। अरे साहब, एक सूत भर आपके गाउन का नहीं खिसकता है इस देश के मुताबिक। क्या शर्मनाक बात कि हमारे देश के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं साहब, पिछले ही टर्म में थे, गवई साहब, जाते जाते कह रहे हैं मैंने इस बार पहली बार ये किया कि हमने भारतीय उदाहरण दिए। 80 वर्षों के बाद ये देश देके गया है नेहरू और गांधी का शानदार समीकरण, लेकिन 11 वर्षों से राष्ट्रवादी सरकार भी है। वह क्या कर रही है धीरे करे, उसका काम है, राजनीतिक काम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उसने एक कोशिश की थी, उसकी ईमानदारी हमने देखी थी, तो कॉलेजियम के कोड को हटाने को वो तत्पर है। इन्होंने स्वीकार की याचिका, नहीं कर सकते थे। कश्मीरी हिंदुओं पर बहुत देर हो गई। आज 21 जनवरी है साहब, 2 दिन पहले उस खौफनाक रात की बरसी बीती है जब 3 लाख हिंदू खदेड़ दिए गए थे। अब ये तो अलग बात है कि आज भी उन्हीं हिंदू में से अधिसंख्य खुद को पंडित कहते हैं, वो फिर एक अलग, मैं हारमोनियम लेके निकल सकता हूं, लेकिन वो फिर एक अलग बात है। ये देखिए विग वाली शानदार फोटो, वाह। मतलब ये लोग खुद को आईने में भी नहीं देखते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये मानसिक गुलामी, ये मानसिक गुलामी अंग्रेज बताती है व्यालोक जी। क्या ये वही मानसिक गुलामी है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराते समय उस मानसिक गुलामी, उस मैकालियन गुलामी की बात की थी? बिल्कुल वही है साहब, वरना आप भारतवर्ष में ये जुओं से भरी हुई विग पहनेंगे? ये इंग्लैंड के लिए जरूरी था। आप अभी तक वो चोगा क्यों पहनेंगे? आप अभी तक पटना हाई कोर्ट में वो कलंक का दरवाजा क्यों रखे रहेंगे जिस पर लिखा हुआ है कि यह रास्ता केवल माननीयों के लिए है? पटना का वो कलंक आप नहीं ढा पा रहे हैं, आप दूसरों को न्याय क्या देंगे साहब? पटना हाई कोर्ट के सभी माननीयों से सवाल है। तो ये इन्होंने डर के मारे किया है। और मुझे फिर से वही रंगनाथन साहब की वो उक्ति याद आ जाती है जो उन्होंने किसी के संबंध में कही थी कि दूध में 4 नींबू डालने से उतना नहीं फटता है जितना इन लोगों की फटती है। इसलिए कश्मीरी हिंदुओं का दर्द इनको नहीं दिखता है, बहुत देर हो गई। लेकिन अब चूंकि हिंदू आवाजें उठ रही हैं, हिंदू सरकारें बन रही हैं, जी हाँ, अब खुल के कहना पड़ेगा, पॉलिटिकली करेक्टनेस की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जब हिंदू सरकारें बन रही हैं, हिंदू मानस जाग रहा है, तो ये डर के मारे इन्होंने लिया है। इसमें इनकी कोई महानता नहीं है। अगर महानता रहती तो क्या हुआ श्रृंगार गौरी का मामला? किसने उस पर रोक लगा दी साहब? किसने हमारे महादेव के शिवलिंग को फव्वारा बनवा दिया? और कहां गया वो मामला? त्वरित सुनवाई पर किसने रोक लगा दी? इसी जुडिशरी ने। किसने हमारे राम मंदिर के संघर्ष को 450 वर्षों से 550 वर्षों का बनाया? इसी जुडिशरी ने ना। किस अंधे को नजर नहीं आता है कि ज्ञानवापी बाकायदा तोड़ा हुआ एक मंदिर है जिस पर रातों रात गुंबद बिठाए और उसको सफेद चूने से, कितना खराब लगता है वो, आंखों को चुभता है साहब। इन आंख के अंधों को नहीं दिखता है और ये हमें न्याय देंगे? क्या बात करते हैं आप? ठीक, लेकिन एक चीज दर्शकों, हमको, आपको, सबको समझ लेनी चाहिए। मैं जिसे बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी अभी मौजूदा सिस्टम है, हमें उसमें लड़ना है और उसमें लड़के हम हासिल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है। अब जरा इसकी टेक्निकलिटी देख लेते हैं कि नोटिसेस किसको किसको सर्व किया है सिविल अदालत ने। यहां केंद्र सरकार को भी पकड़ लिया है और ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजस्थान सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय
और राजस्थान पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय, इन 4 लोगों को नोटिस दी है और अगली सुनवाई 21 फरवरी को है। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, दावा किस आधार पर किया गया है? दावा उस आधार पर किया गया है कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड, मिडल पीरियड के रेवेन्यू के रिकॉर्ड, राजस्व के रिकॉर्ड उसको प्रस्तुत किया गया और दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का राजस्व का कागज, दस्तावेज वो पेश किए गए और वकील साहब ने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, एक नाम अयोध्या, काशी, सोमनाथ और संभल की तरह आक्रांताओं ने पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में स्थित महादेव मंदिर को नष्ट करके यहां पर अजमेर की दरगाह बना दी। संभल में मुकदमा ऑनगोइंग है। एक संभल के हरिहर मंदिर को कुरेदा गया और कुरेदने के बाद क्या क्या निकला है संभल से, ये हम सबको पता है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था से भी हमें आस उम्मीद रखनी चाहिए और वो फलीभूत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी क्या है? डबल इंजन की सरकारें। सरकार अगर दाएं बाएं की हुई तो फिर कोई काम नहीं होगा। अब चलते हैं जरा बंगाल की तरफ। व्यालोक जी, इस पर अगर एक टिप्पणी आप कर दें। क्यों? कुछ यथार्थ निकल के आ रहा है, जवानी जमा खर्च नहीं है। मैंने दोनों चीजें कह दी सर, और मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं मात्र एक वाक्य में। यह फैसला हमारे हिंदू समाज के डर से आया है, इसलिए इसमें इनकी कोई महानता नहीं है। दूसरा, हमारे जितने मंदिर वापस करें ये काले कोटधारी, और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई करें। बस इससे ज्यादा न इनको कुछ देना है न लेना है। अरे काम कर रहे हैं, इसके लिए बड़ाई का है कि करनी? नौकर हैं हमारे, नहीं, काम कर रहे नहीं हैं। कर आप रहे नौकर थे। की बड़ाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, काम नहीं कर रहे थे। वहां से हमने इनको 2014 के सांस्कृतिक क्रांति के बाद काम करने तक ले आए हैं। ये कम उपलब्धि नहीं है, इस ये देश में ये उत्तरोत्तर उपलब्धि हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कोई संगठन मुझे यानी अवनीश पी शर्मा को फूल माला के साथ सम्मानित जरूर करेगा। अरे सरकार, देखिए मैं कितना आपको डिफेंड करता हूं, कुछ काम कीजिए, नहीं तो ऐसे ही मैं सुनूंगा। नीचे दर्शक भी सुनाएंगे, व्यालोक जी तो हर वीडियो में मुझे इस विषय पर सुनाते ही रहते हैं। अब चलते हैं जरा आपको लेके बंगाल। एक नाम आपको सुनाता हूं व्यालोक जी, अक्षत अली मंडल। क्या नाम है? अक्षत अली मंडल। अमर अकबर एंथोनी। इसमें से खाली एंथोनी साहब गायब हैं। हो सकता है वो भी हों मंडल में, हो सकता है वही है, एंथोनी वही साहब भी है, हों। वही ये होंगे। मामला है एसआईआर से जुड़ा हुआ और इसको लेके मुर्शिदाबाद में बवाल हो रहा है। ये हुआ कि साहब ये बीएलओ थे और 50 साल के थे और इनको बड़ा मानसिक तनाव हुआ। नोटिस जब इनको, सॉरी ये बीएलओ नहीं थे, आई एम सॉरी, ये एक मतदाता थे और इनको जो है ये एसआईआर से एक नोटिस दे दी गई कि आप अपना कागज दीजिए। अरे बाप रे, इतने बड़े समृद्ध नागरिक थे, जिम्मेदार नागरिक, कि एसआईआर में एक नोटिस इनको मिल गई कि भाई साहब आपका नाम जो है गड़बड़ा गया है और इसका कागज आप दे दीजिए। और ये अब्दुल की औलाद अक्षत अली मंडल साहब, हम कागज नहीं दिखाएंगे, भले जान से चले जाएंगे। और परिवार अब ये दावा कर रहा है कि ये ऐसा आघात लगा कि ये बेचारे चले गए, मर गए। आप सोचिए जरा कितने बड़े गंभीर मतदाता थे एसआईआर में। और उसके बाद भाईजानों ने ये बहाना उठाया और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और वहां पर अच्छा खासा अशांति। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर के जरिए आतंक फैलाना चाहती थी, वो बार बार कहती थी और उन्होंने ये कर दिया। एक तरफ एसआईआर वो शांति से होने देना नहीं चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई और अब ये बवाल उन्होंने कर दिया। क्या कहेंगे आप व्यालोक भाई? बवाल वो कर नहीं पा रही हैं, प्रॉब्लम ये है सर। मैं अभी अभी, आपको पता है कि मैं अभी अभी कोलकाता से लौटा हूँ 3 दिनों की यात्रा के बाद। यात्रा लंबी भी हो सकती, लेकिन पूरे कोलकाता में हंगामा मचा हुआ है। किन लोगों में? बांग्लादेशी रोहिंग्या। देख, बंगाल भी कोई बहुत जो एक छवि गढ़ी जाती है कि बहुत पढ़ा लिखा समाज है, बंगालियों में बहुत गहन स्तर पर अशिक्षा व्याप्त है। और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं, इनके अंदर तो जहालत भरी ही हुई है।
तो बंगाल में एसआईआर के साथ एक अद्भुत अफवाह उड़ गई है अवनीश भाई। वो अफवाह ये उड़ी है कि डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा जिन लोगों के कागज नहीं होंगे। भाई यूपी में तो डिटेंशन सेंटर बने, फलानी जगह बने, असम में तो काम चल रहा है, तो इसको एनसीआर से जोड़ दिया गया। कोलकाता में मेरे 2-4 भद्र मित्र हैं, वो परेशान हैं। क्यों परेशान है साहब? क्योंकि उनको काम वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, काम वाली नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरी की पूरी बस्तियां साफ हो गई हैं। ये पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि याद रखिए मुर्शिदाबाद में क्यों ये हो रहा है और क्या हो रहा है। एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, वो जब आप चलाएंगे अवनीश भाई तो उसकी वो वीडियो मेरे पास है, लीजिए मैं चला देता हूँ ना, उसके बाद फिर आप उसको डिटेलिंग कर दीजिएगा। मैं चला देता हूँ वो वीडियो। उसमें साउंड वैसे है भी नहीं, तो मैं इस वीडियो की जानकारी दे देता हूं। इसमें साउंड नहीं है। ये देखिए, एक पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में जो मास्क लगाए हुए व्यक्ति खड़ा है वो अपराधी है। कौन है वो अपराधी और ये कहाँ की घटना है? ये मुर्शिदाबाद की घटना है। मुर्शिदाबाद जिला है, वहां एक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ने, जिसका नाम हमीमुल इस्लाम था, उसने आत्महत्या कर ली थी। और उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने सीधे ये दावा कर दिया था कि एसआईआर के वर्कलोड से ये लोग इतने परेशान हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक, उसके बाद टीएमसी का हंगामा वगैरह सब आपको याद होगा, एक बार याद कर लीजिए। और ये भी मुर्शिदाबाद जिले का मामला है। पुलिस की जांच है और जांच के बाद ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साहब वहां के एसएचओ एसीपी जो भी हैं। और मामला ये था कि हबीबुल इस्लाम ने अपने एक पड़ोसी या किसी भी जान पहचान के व्यक्ति बुलेट खान को, जो टीएमसी का स्थानीय नेता गुंडा था, उसको 20 लाख रुपए उधार दिए थे। और जब मांगा तो बुलेट खान ने, जब नाम ही बुलेट खान है तो क्या पैसे लौटाए होंगे समझ लीजिए। और ये सिंपली एक उधार का मामला था, उधार नहीं मिला और इस तनाव में उसने आत्महत्या की। पूरे 7-8 दिनों तक मीडिया रंगा रहा बीएलओ के इससे, पूरे मुर्शिदाबाद रंगे भर के। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सर कि दंड का भय, राजदंड का भय। इस देश में इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है ना कि कोई कुछ कर ले रहा है। चलिए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री डकैत की तरह व्यवहार कर रही है, विक्षिप्त व्यक्ति है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। अरे वो कल को अपने ऑफिसर को दांत काट लेगी तो आप क्या करेंगे? मुझे बताइए जरा। ममता बनर्जी की मानसिक हालत, और ये मैं उनके सभी चाटुकारों चमचों को सावधान कर रहा हूं, उनके आसपास जो लोग हैं, भाई जिस तरह उन्होंने कई टीमों पर हमले करवाए और पिछली बार तो खुद उतर गई, फाइल छीन के भागी। आप लोग देखिएगा, आपके आसपास, अगर उनके आसपास आप हैं और किसी दिन उन्होंने आपको दांत काट लिया तब क्या करेंगे आप? इसलिए दंड का भय होना चाहिए। ये एसआईआर के नाम पर जो कुछ बवाल हो रहा है सर, उसकी सच्चाई तो ये है। बिल्कुल ठीक है, सच्चाई आपने सामने रख दी। हो जाता है सर, ठीक बात है, सच्चाई आपने सामने रख दी। सब शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, सब लोग जानते हैं। यूपी में चल ही रहा है काम, बिहार में मैं देख चुका हूं काम। ऐसा कौन सा महान काम हो जाता है जो आत्महत्या लोग कर लेंगे? नहीं, महान काम हो रहा है। मैं बताता हूं क्या महान काम हो रहा है। महान काम ये हो रहा है कि फ्रॉडगिरी समाप्त हो रही है। एसआईआर वो गंभीर चोट की कर रही है। आपको याद है राहुल गांधी का ये कहना, अरविंद केजरीवाल और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम का, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, विमुद्रीकरण के समय क्या कहा गया कि साहब एटीएम की लाइनों में लग के न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि वोट नोटबंदी ने कहां असर किया था, कहां चोट पहुंचाई थी। और ये वोटबंदी है। नोटबंदी ने जेबों पर और काली कमाई पर, इसलिए उसे इस तरीके से बेचा गया। फटे कुर्ते की जेब दिखाई गई, है ना? और
ये जो हो रहा है एसआईआर, ये बताता है कि ममता बनर्जी या इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनकी हालत क्या है। खबरें बहुत कम आ रही हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव है, वहां भी एसआईआर ऑनगोइंग है। पंजाब में वहां भी एसआईआर ऑनगोइंग है। लेकिन लीड बंगाल ले रहा है, क्योंकि बंगाल में तमाशे बहुत ज्यादा हैं और इन तमाशों के अब अंत होने का समय आ चुका है। इसलिए अफवाह से अब काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, अगर मुर्शिदाबाद में रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो यह आपके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। ट्रैप एक बार फिर आपके सामने है। एक ट्रैप में आप पहले ही फंस चुकी हैं। ईडी जांच कर रही थी कोयला घोटाले की, लेकिन आपने वहां पर लूट कांड करके, पेपर लूट, और सुप्रीम कोर्ट ने में ईडी ने अपनी याचिका में ये कहा है कि ममता बनर्जी मोबाइल भी ईडी अधिकारी का लूट के लाई हैं। तो याद कीजिए, आजम खान बकरी चोर, शराब की दुकान से गल्ला चोर, उसके अलावा भैंस चोर, मुर्गी चोर, अंडा चोर, किताब चोर, इन सारी चीजों में अपना प्रारब्ध भुगत रहे हैं। तो ममता बनर्जी, मोबाइल चोरी, सीबीआई यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक ट्रैप में आप ऑलरेडी फंस चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ट्रैप में अगर आप फंसेंगी, एसआईआर चल रहा है, क्या आप चाहती हैं कि देश के राष्ट्रवादियों की वो मनोकामना पूर्ण हो जाए 356 की? तो इसलिए ट्रैप में लगातार आप फंसती चली जा रही हैं। दर्शकों, आपके सामने ये 2 घटनाएं, और बदले-बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसे मामले 2-4 नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ऐसा अब लग रहा है, चाहे वो सीजेआई साहब के व्यवहार को देखिए या कोर्ट से निकलते ऐसे छोटे-छोटे फैसले, जो कि छोटी उम्मीद ज़रूर हमें दिखाते हैं कि क्या अब ये देश दो तरफा न्यायिक सुधार की तरफ चल रहा है। जब न्यायिक सुधार होगा तब होगा, लेकिन अभी जो सामने दिख रहा है, उससे सनातनियों को संतोष होना चाहिए और एक भरोसा होना चाहिए कि ऐसे जितने भी हमारी गलतियां हैं, ऐतिहासिक गलतियां जो हमारे साथ किया गया है, अब हम उन्हें अदालतों में क्लेम कर सकते हैं। तो हे राष्ट्रवादी वकीलों, उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुकिए। हम जैसे राम जी की गिलहरियां इस तरह की पॉजिटिव खबरें आपके सामने जरूर रखेंगे। व्यालोक जी उन तमाम चीजों को भी बताते रहेंगे, और दर्शकों, नीचे आप कमेंट में हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। उसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाते रहेंगे, ताकि इस तरह की उम्मीद शायद किसी वकील साहब के, किसी तहसील वाले वकील साहब के, किसी जिले वाले वकील साहब के मोबाइल में पहुंचे और एक याचिका वहां की भी सिविल कोर्ट में, शिवालय जहां हमारे ध्वस्त किए गए थे, जहां हमारे हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए थे, जिन पर कब्जा किया गया था, उनके खिलाफ अब इस तरह की चीजें हों, क्योंकि कागज पर लड़ के हमने श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मभूमि हासिल किया है। इसलिए उम्मीद हमें जरूर रखनी चाहिए। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आप सहमत होते हैं, कभी असहमत होते हैं। आज लग रहा है कि मैंने आपसे आधा नंबर ज्यादा ले लिया है। बहरहाल, ये दर्शक बताएंगे नीचे। दर्शकों, असहमति और सहमति के बीच ही कोई चीज आती है, और हम हमेशा समाधान की बात करते हैं। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो आप यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी व्यालोक जी और अवनीश को आज्ञा देने से पहले, चैनल को आपने सब्सक्राइब जिस तरीके से कर रखा है, उसी तरह से सब्सक्राइब होने की संख्या और बढ़ाइए। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, उस चैनल को भी आप स्नेह देते रहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।